मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए वो सब मुझे परेशान करने के लिए ही आए हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी लाइफ में सब अच्छे लोग ही आते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, सिबलिंग हो या फ्रेंड, सब बहुत प्यार करने वाले होते हैं। मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, जिनको ऐसा फील होता होगा। लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है जीवन में अच्छा या बुरा कोई भी आपसे मिलता है तो अच्छा या बुरा वो नहीं है। आपसे अगर मिल रहा है, आपके साथ जो उसकी घटनाएं जुड़ी वो आपके लिए कड़वी यादें हैं, मान लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, जो भी मिलता है ना उसका कुछ ना कुछ हमारी कहानी में रोल होता है। इसको एक मूवी की तरह देखो अपनी लाइफ को। तो जो भी एक्टर आया है, जो भी कैरेक्टर उसमें जुड़ा है, आप अपनी मूवी के हीरो हो, हीरोइन हो, ठीक है। अब उसमें जो भी आया है वो कुछ ना कुछ आपके लिए जोड़ने आया है, या तो जो दुख दे रहे हैं कुछ सिखाने के लिए आए हैं, जो सुख दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुख दे ही रहे हैं। लेकिन जो दुख भी दे रहे हैं ना, आप बाद में कुछ साल बाद पलट के देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा आपको सिखा जाते हैं जो आगे आने वाले जीवन में ना आपका, जो कहते हो ना, आप मेरे को जैसे कहते हो कि आपको इतना कुछ कैसे पता है, आपको हर मुद्दे पे इतना कुछ कैसे पता है, तो ऐसे ही लोग तो आए। कुछ मेरी लाइफ में, कुछ सामने वाले की लाइफ में देख के समझ में आ जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में सब अच्छे ही अच्छे लोग आते हैं। और अगर ऐसा कोई है जो बहुत ही पैम्पर्ड माहौल में पला है, उसकी लाइफ में कभी कोई हार्श आदमी आया ही नहीं जिसने उसके साथ बुरा सा व्यवहार कर दिया, तो जिस दिन कोई उसके साथ थोड़ा भी बुरा व्यवहार करेगा ना, यकीन मानो वो टूट जाएगा। तो ये जो कुछ भी होता है ना कि लोग मिल रहे हैं, किस्मत है, और सबके साथ ऐसे ही होता है। और दूसरी चीज़ देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स नहीं है तो कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा प्यार मिल जाएगा। किसी के भाई बहन नहीं है तो हो सकता है उसको देवर और नंदों में वो चीज़ मिल जाए। किसी की ससुराल ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है उसके पीहर में कुछ बढ़िया मिल जाए। किसी की दोनों जगह अच्छे नहीं, हो सकता है उसके कुछ दोस्त अच्छे मिल जाए। कहीं से भी किसी न किसी रूप में मुझे लगता है अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, अकेला तो देखो वो कभी नहीं छोड़ते। मैं अपनी लाइफ को देखूँ ना तो मैं ये 100% कह सकती हूँ कि ऐसा होता है। आपसे अगर भगवान एक रिश्ता छीनता है, 2 रिश्ते छीनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करने के लिए, उस फीलिंग्स को, उस प्यार को देने के लिए आपके जीवन में किसी और को वो भेज देते हैं, चाहे वो किसी को भी भेजें। तो ये लगता है जब मैं अपने सारे, कहना चाहिए जो करीबी रिश्ते थे ना, जो मेरी दुनिया थी, जब मैं उनसे कहीं ना कहीं छूटी हूँ, अकेली पड़ी हूँ, कहीं हूँ, तब आप लोग आए मेरी लाइफ में। तो मैं तो लगी हुई थी यूट्यूब पर उससे पहले भी, लेकिन आप लोग आए ना, एग्जैक्ट उस टाइम पे आए। शायद उस टाइम पे आप लोग ना आते, कुछ 1-2 साल और मेरा ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट ना होती, तो शायद मैं भी ऐसा सोचती कि पूरी दुनिया में ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन इससे पहले कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ूँ, आप लोग आ गए मेरी लाइफ में। तो होता है, देखो इतना दिल छोटा मत करो। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी मेहनत थी, हमने किया था, उसलिए मिला। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो भैया देखो, दोनों ही चीज़ किस्मत है, अच्छी और बुरी जो आ रही है, जितना हो सके ग्रेसफुली लेते रहो। जब बर्दाश्त ना हो तो उसकी भी शिकायत भगवान जी से कर दो, अपने आप संभालेंगे कि अच्छा भाई ये इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा, और वो वापस ले लेते हैं उन बुरी चीज़ों को, ठीक है। तो ये माइंड सेट रखो, परेशान होगी लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं होगी, 2-3 दिन होगी एंड फिर लाइन पे आ जाएगी लाइफ, फिर खुश रहने लगोगी, ठीक है। तो ये है आज एपिसोड 157 के जवाब। तो पार्ट 1 में ही कमेंट है, पार्ट 2 में कमेंट मैं ऑफ कर देती हूँ, इसीलिए उसके सारे सवालों के जवाब देने अब बैठी हूँ। देखते हैं, कमेंट काफ़ी हैं, अगर पूरे हो गए तो सब पूरे करूँगी, नहीं तो पार्ट 2 आएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से आज के वीडियो के कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं और उनके जवाब देना शुरू करते हैं। आओ बहन, बातें करें। चलो, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका 8 साल से पूरा खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। हस्बैंड एमबीए हैं पर फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं। हस्बैंड को बहुत समझाने, लड़ाई झगड़ा करने के बाद जाके वो 3 साल से कमाने लगे हैं, लेकिन सास बोलती है तू तेरी वाइफ को पैसे मत देना। क्या वो 2 बच्चों का खर्चा भी खुद नहीं उठा सकती है क्या? इसका रंग काला था, इसकी शादी नहीं हो रही थी, सिर्फ इसकी गवर्नमेंट जॉब देख कर ही तो हम लेकर आए इसे। हस्बैंड की भी सोच यही है, वो भी मेरे रंग रूप को लेकर बार बार ताना देते हैं। शादी से पहले मुझे, ये मेरे पीहर वालों को पता नहीं था कि ये सब सोचकर लेकर जा रहे हैं। मेरा एक भाई था, वो भी 4 साल पहले एक्सपायर हो गया। अब माँ बाप के अलावा पीहर में भी कोई नहीं है जिनका लोगों का डर हो।
जब पापा का बताती हूँ तो बोलते हैं तू खुद कमाती है, तुझे क्या ज़रूरत आदमी के पैसों की। कुल मिलाकर उनका भी सपोर्ट नहीं है, कैसे अपनी गृहस्थी बचाऊँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊँ। क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का जिसमें बेइज्जती और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं। देखो, आपके पापा जो कह रहे हैं ना, आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करो। एग्जैक्टली वही सही बात है। अगर आप दूसरा ऑप्शन भी चुनती हो कि दिमाग ख़राब हो रहा है और मैं बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं, तब उन बच्चों को कौन पाल रहा है? उनके गृहस्थी का खर्चा आपकी जो बनेगी वो कौन चला रहा है? कंप्लीटली आप। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप एक शादी में हो और अपने घर में हो, चाहे टैग ही सही, रबर स्टैम्प ही सही, लेकिन आप एक शादी में हो, अपने घर में हो। एक सेफ्टी सी जो महसूस होती है, जिसकी वजह से औरतें इतना कुछ सहती रहती हैं लेकिन घर से बाहर कदम निकालने की नहीं हिम्मत जुटा पाती, वो चीज़ आपके पास है। एंड कंडीशन कुछ नहीं बदलने वाली, यहाँ भी खर्चा आप चला रही हो, वहाँ भी खर्चा आप चला रही हो, तो वो दोनों जगह बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपके कहने से, लड़ाई झगड़ा मत करो, अगर आपके कहने से वो कमाने लगे, ठीक है, नहीं दे रहे आपको, कोई बात नहीं, खुद तो कमा रहे हैं, आप अपना मन पक्का कर लो। शुक्र करो भगवान का कि आपकी नौकरी है। मुसीबत की बात तब होती जब आपकी भी नौकरी ना होती, तब आप सोचती कि अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, ये कमा नहीं रहे, है ना। तो आप इस तरफ से थोड़ा सा देखो, माइंडसेट अपना बदल लो। जब हम जिंदगी नहीं बदल सकते ना, तो अपना माइंडसेट बदल लो कि हाँ मुझे ही करना है, मुझे ही कमाना है। ठीक है, कर लें तो ठीक, नहीं कर लें तो ठीक। अब जब आप लड़ाई में घुसोगी नहीं, तो वो चीज़ की आपके रंग रूप ये वो वहाँ तक बात आएगी नहीं। ठीक, तो मान लो आपका जो मन है ना कि मैं कहीं चली जाऊं, आप मान लो कि आप चली गई हो, उनसे अपना इमोशनल कनेक्शन, उनकी बातों से डिस्टर्ब होना छोड़ दो। बस ये जी मेरे बच्चे हैं, मुझे पालने, मैं अकेले रह के इनसिक्योरिटी की वजह यहाँ रह रही हूँ 4 जनों के बीच में। अब अगर उसमें भी वो कुछ करें, मीन में कि ये वो कि ऐसे भी चैन नहीं है, कुछ ना कुछ कलेश करें, तब आगे की बात सोचना। नहीं तो जहाँ हो वहाँ रहती रहो, जो बुरा होना था हो चुका, अब इससे बुरा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये ज़्यादा कहना चाहिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके और आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट, माई हस्बैंड ड्रिंक्स अल्कोहल ऑल डे एंड डजंट पे अटेंशन टू एनी वर्क, वी डोंट इवन हैव चिल्ड्रन, आई एम अ टीचर इन एन इंटरनेशनल स्कूल एंड आई हैव completed my M.Ed, but I am not able to adjust with him. Now even the children's studies are getting disturbed. The kids are in ICSC school. अब आप कह रहे हो एक तरफ वी डोंट इवन हैव चिल्ड्रन, और अब कह रहे हो कि चिल्ड्रन की स्टडी आर गेटिंग डिस्टर्ब, द किड्स आर इन ICSC स्कूल। ये दो बातें नहीं समझ में आई, है ना। लेकिन बात यह है कि भैया अल्कोहल वाले का एक तो पिछली बार में जवाब आया था कि होम्योपैथिक में दवाई है अल्कोहल की, छोड़ देते हैं लोग उससे। और दूसरी चीज़ है, अल्कोहल वाले का कोई सटीक इलाज मुझे नहीं आज तक नज़र आया कि किसी की पत्नी ने ये किया हो और उसके बाद उसका शराबी पति ट्रैक पर आ गया हो। हर शराबी का एक अलग तरीका है डील करने का। कोई कहने से सुन लेता है, कोई लड़ने से सुनता है, कोई छोड़ के चले जाओ तो रुक जाता है, कोई बच्चों के लिए रुक जाता है, कोई सब कुछ कर लो तो भी नहीं रुकता। कोई पीता है लेकिन इतना नहीं पीता कि उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, वो पी के अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, परिवार सही चल रहा है। तो हर तरीके का है। देखो, अब आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में उनमें से कौन सा इलाज चलेगा। छोड़ के जाना शराब की वजह से, वो तो आखिरी ऑप्शन है। और शराब की वजह से क्या, किसी भी वजह से रिश्ते को तोड़ के बाहर निकलना, वो ऑप्शन तो हमेशा ही है, लेकिन वो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। और हर औरत, हिंदुस्तानी तो औरत हर बचती है उस चीज़ से, क्योंकि नहीं होता इतना आसान हमारे समाज में ना शादी से अलग होकर रहना। तो वो तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि भाई ऐसी ज़िंदगी मरने के बराबर हो रही है, तो इससे अच्छा तो हम वो स्ट्रगल भरी लाइफ चुन लें। तो आप देखो कि मतलब अगर आपकी कमाई से घर चल रहा है, वो पी के ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है वो, तो मेरे को हमेशा यही लगता है कि ठीक है, अगर हमारा पति लापरवाह है और हमें भगवान ने इस काबिल बनाया कि हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो बस एक खून का सा घूंट पी के कि ठीक है भैया हमें ही करना है, तो परिवार की, बच्चों की एक स्मूथ सी लाइफ चलती रहेगी। आपकी लाइफ तो वैसे भी कांटों से भरी है वैसे भी। और जब आप कुछ साल ऐसे जी लेते हो ना, फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, यकीन मानो। फिर आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मेरे को पति वाली फीलिंग दे रहा है नहीं दे रहा है, मेरा ध्यान कोई रख रहा है नहीं रख रहा है, आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाते हो। नेक्स्ट, मैं एक जॉब वाली महिला हूँ, बचपन से ही बहुत एक्टिव रही, स्कूल में, कॉलेज में। मेरे पति अच्छी पोस्ट पर हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, सब ठीक चल रहा था। पिछले साल हमारे ऑफिस में एक ऑफिसर आए हैं, बहुत ही खुशमिजाज और चार्मिंग। मेरा मन उनकी तरफ खिंचता है, क्या करूँ।
आपका ना इसीलिए मन खिंचता है उनकी तरफ, क्योंकि आपकी लाइफ में ना सब कुछ सही चल रहा है। और कई बार रिवर्स कंडीशन होती है कि जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो पता नहीं क्यों हमारी मति भ्रष्ट होती है और हम बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ने लगते हैं। आपको ध्यान से देखना होगा। एक बात बताऊँ अब बिल्कुल पर्सनल जाके, आप उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। एक बार ना बैठ के सोच के देखो कि अगर आपको फ्रीडम हो, अगर आप पे कोई बंधन ना हो, आप उनके साथ किस हद तक और क्या क्या रिश्ते को रखना चाह रही हैं। एक बार आप तसल्ली से अपने मन में टटोल के देखो, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है भूल के भी, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आप पे कोई बंधन ना हो, आप उनके साथ क्या क्या कैसा कैसा रिश्ता रखना चाह रही हैं। और सपोज़ करो कि आपने जो भी आपके मन का था आपने सब कर लिया, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है। ये सब कुछ ना अपनी इमेजिन में एक बार करके देख लो। आपको खुद एकदम इतना तेज़ झटका लगेगा ना बिजली का, लिटरली, कि आप एकदम होश में आ जाओगे कि मैं कर क्या रही थी यार, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा था। करके देखना ये, और किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये एक जुनून सा है, एक बयार सी बही है। आपका लगा, आपने ईमानदारी करके यहाँ पे बता दिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये नॉर्मल हो जाएगा और आप पछताओगे जितने ज़्यादा लोगों को बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है ये हो गया भाई। हाय दी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। पति को सिर्फ फिजिकल होने से मतलब है, मानसिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। कोई समझने आने वाला नहीं था और माहौल भी ऐसा था कि कोई समझ नहीं आया। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटा पति आर्मी में है। सिर्फ वो अपने घर वालों को मानते हैं और झूठ भी बोलते हैं। बीच में तीसरे की एंट्री रिश्ते को कभी बनाने नहीं देती है। एज 39 है, बहुत रोती हूँ पर पहले से कम। आपसे मिलने से खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ। काश सब ठीक हो जाए। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ देखो, जब तक अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर रहोगी, चाहे वो दूसरा फिर हमारा पति ही क्यों ना हो, तब तक हमारी खुशी का बटन समझ लो किसी और के पास है। वो चाहे तो ऑन करे, वो चाहे तो ऑन ना करे। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सभी को, और अपने ऊपर भी यही अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ कि किसी को भी अपने दिल में, अपने दिमाग में इतनी जगह नहीं देनी है कि अगर वो कुछ भी उल्टी बात कर दे या फिर कुछ भी हमारे हिसाब से ना करे तो हम बिल्कुल रहें ही ना। हालांकि इसमें पूरी सफलता मुझे भी नहीं मिली और ना ही मिल सकती है। देखो, अपना पति, अपने बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के टुकड़े के जैसे हैं। अगर वो कुछ उल्टा बोलेंगे या आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे ना, तो उनको इग्नोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हमारी किस्मत इतनी ख़राब है और ऐसे हैं कि हमारे पति या हमारे बच्चे ही हमारा दिल काट रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में आपको ये थ्योरी उनके ऊपर भी अप्लाई करनी पड़ेगी कि ठीक है भाई, रिश्ता है, बहुत खास है, मेरे जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर ये मुझे ही काट रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो आपके साथ भी यही है। देखो, आपके पति हैं, अभी फिजिकल रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, बात हो गई, वहाँ तक हो गया, एक चीज़ आपकी सॉर्टेड हो गई पति पत्नी में। अब क्या है, आपको इमोशनल नीड है लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन जब आप इमोशनल उनके लिए भीख नहीं मांगोगी ना कि मुझे इमोशनली आपको चाहिए, आप मेरी बात समझो या मैं जो कह रही हूँ उसको कंसिडर करो, जब आप भीख मांगना बंद कर दोगी उनके आगे, आपको ये दिखाना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो नहीं समझते, आप अपनी समस्या खुद समझ भी सकती हो, सुलझा भी सकती हो, तो फिर वो धीरे धीरे समझ लें, बहुत बढ़िया। नहीं भी समझें, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। दूसरे को हम बदल नहीं सकते, खुद को हम हमेशा बदल सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट दिया, आपने कहा कि अपनी ड्रीम लाइफ लिखो, लेकिन अगर किसी की ड्रीम लाइफ हो कि जीवन साथी बहुत प्यार करे, हंसी खुशी सब मिल के रहें और एक खुशहाल ज़िंदगी हो, बट ऐसा ना हो बल्कि इसका उल्टा हो, साथ ही कोई समझने वाला भी ना हो, तो क्या करें। देखो, आपने अपनी ड्रीम लाइफ लिखी, लेकिन उसमें आप क्या कर रही हैं, जो अभी कर रही हैं, आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर रही हैं। ध्यान से सोच के देखो, आपकी ड्रीम लाइफ में आपके पति ये कर रहे हैं, आपके बच्चे ये कर रहे हैं, आपकी फैमिली मिलजुल के रह रही है, आप क्या कर रही हो, जो एग्जैक्टली अभी कर रही हो। तो यानी आप कुछ नहीं चेंज करोगी, अपने आप सब चीज़ें बाहर की चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी ड्रीम लाइफ सिर्फ ये लिख सकती हो कि भैया मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, और अगर मेरा पति मुझे प्यार नहीं भी करता तो भी मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही हूँ,
इस वजह से मेरा पति मुझको प्यार भी शायद करने लगा है। इस तरीके की चीज़ें लिखो कि आप में क्या चेंज आ गए। लाइफ ऐसी ही रहेगी लेकिन आप बदल गई तो क्या ड्रीम लाइफ हो जाएगी। या ड्रीम लाइफ है यार, मेरी ड्रीम लाइफ है कि मैं तो बाहर घूमने जा रही हूँ, है ना, या फिर मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, या मैं बहुत बढ़िया खाना बना रही हूँ, या मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसका हम उल्टा लिखेंगे कि बच्चे प्यार नहीं कर रहे, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो ऐसी कोई हरकत ही नहीं कर रहे आजकल। ऐसे सोचो, अपने आप के व्यवहार को बदलो। आप एग्जैक्टली अपनी ड्रीम लाइफ में भी वहीं की वहीं ऐसी की ऐसी हो जैसी अब हो। बाकी लोग बदल गए आपकी ड्रीम लाइफ में तो वो नहीं बदलने वाले। नेक्स्ट बहुत बड़ा है यार, मतलब एक एक पेज के क्या दो दो पेज के क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, मैं उनको छोड़ रही हूँ। और किसी ने कहा था कि मैं उनका नाम बता दूँ जिनका छोड़ती हूँ, तो एक तो ये देखो शिवानी चौहान करके एक है, इनका मैं छोड़ रही हूँ। और एक है ये लिव लाइफ विद हैप्पीनेस, इनका बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा। ठीक है, तो इनको मैं छोड़ रही हूँ, अगली बार थोड़ा सा छोटा कर देना तो मैं पढ़ लूँगी। अच्छा जी, आगे हैं, कहाँ गए थे सुनीता जी, बहुत याद किया हमने आपको। प्लीज़ ऑनलाइन में हमें क्या क्या सीखना चाहिए बैंकिंग में, क्योंकि हस्बैंड सारे काम ऑनलाइन करते हैं। अब मैं समझती नहीं हूँ, उन्हें अपने सारे काम वगैरह को उसी से कर रखे हैं, मुझसे उन्हें क्या सीखना चाहिए। एक एक करके सीख लो ना। मान लो एक दिन आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सीख लिया, एक दिन आपने ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट करना सीख लिया, किसी दिन QR कोड स्कैन करना सीख लिया, किसी दिन ऑनलाइन FD करना सीख ली। 50 काम है, सब एक साथ तो सीखोगे नहीं, एक एक करके सीख लो। अगली बार जब करो साथ बैठ के कर लो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बस आ जाता है, फिर इतना ही है। नेक्स्ट, शादी के 14 साल रोते रोते चला गया, फिर आप मिली और ज़िंदगी बदल गई। वहीं पर है पर अब खुश रहती हूँ। वेरी गुड। ये आप क्या राय है आपकी, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए सरकारी में, अपनी राय बताइएगा। देखो इंटर कॉलेज में जाके तो पढ़ा लो, लेकिन प्राइवेट में अभी सरकारी में देखो बहुत बार आता है और लोग इस पे ना बेसिक वाले टीचर भी चिढ़ जाते हैं और आप फिर FB पे देखोगे गालियाँ होने लगेंगी। लेकिन मुझे एज अ टीचर पता है कि मैं कितनी जान लगाती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और जितनी नॉलेज मुझे है, आई एम वेरी प्राउड टू से कि जितनी नॉलेज और जो टेक्निक से मैं पढ़ाती हूँ, मतलब जो मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिखाई ना टेक्निक, और वो सच में इतनी इफेक्टिव लगी कि उससे बच्चे यूँ सीखते हैं। और जब से मेरी लड़कियाँ LKG UKG करके उस सबसे महंगे स्कूल से निकली, मैं वो टेक्निक अपने सरकारी स्कूल में उन बच्चों को सिखाती हूँ, उस तरीके से पढ़ाती हूँ, तो सच में रिजल्ट इतना अच्छा आता है। इतने छोटे बच्चे जो सब कहते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना तो कर ही नहीं सकते, कोर्स है जी, इनके बच्चों को तो घर पे पढ़ाने वाले नहीं है, फिर भी वो पढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देख रहे हो व्लॉग वाले चैनल पे, अगर देख रहे होंगे, 1 महीना हो गया मुझे, कभी यहाँ ड्यूटी कभी वहाँ ड्यूटी, कभी ये एक्स्ट्रा काम कभी वो एक्स्ट्रा काम। आदमी टीचर स्कूल में ही नहीं बच रहा है ना। तो अगर ऐसे हम अपने बच्चे को भेज रहे होंगे तो उसकी तो गई गाड़ी। 1 महीना उसका टीचर ही नहीं है उसके साथ, जो है वो बस घेर ही तो रहा है ना। अगर एक टीचर 5 क्लास को घेर रहा है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले टीचर, क्या वो पढ़ा देगा जो एक क्लास में एक 40 क्लास, जो 40 बच्चों की एक क्लास है, उसको एक प्राइवेट टीचर जो पढ़ा रहा है। तो मुद्दा ये है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमारे यहाँ टीचर ही सब कुछ कर रहा है, सफाई, क्लर्की, मिड डे मील बंटवाना, वो कितनी भी, मैं बता रही हूँ ना एज अ टीचर, हम कितने भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लें, हम वो बच्चे को दे ही नहीं सकते जो एक्चुअली प्राइवेट में वो हर क्लास में दे रहे हैं। तो उस माहौल की वजह से जिसके पास थोड़े भी पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, बच्चे को वो एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसीलिए उनसे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा क्वालिफाइड और बेस्ट टीचर होने के बावजूद भी हमारे से रिस्पॉन्स निकलवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि मैं तो स्ट्रगल में, मेरे को पता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मेरे स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं, आगे तक पढ़ें, पूरी पढ़ाई करें। मैं उनको लगातार मोटिवेट करती रहती हूँ, खूब उनके साथ सिर मारती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ आती है ना कि यार जो एक्चुअली अगर ये इनकी अलग अलग क्लासेस होती या अलग अलग टीचर पढ़ा रहा होता, सब्जेक्ट वाइज आ रहे होते, कुछ अलग ही आता है ना निकल के, तो उसमें हम टीचर्स की गलती नहीं है। तो अब बात आती है कि भैया सरकारी में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं। तो जिसके पास थोड़े भी पैसे हैं वो प्राइवेट में ही पढ़ाएगा, प्राइवेट में ही पढ़ाओ। लेकिन हाँ, इंटर कॉलेज में आके जब बच्चे का बेस क्लियर हो गया, तब मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका बच्चा एक बार सध गया,
उसके बेसिक्स क्लियर हो गए 5वीं तक 8वीं तक आके, फिर वो 9वीं से सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, वो कर जाएगा। लेकिन भाई प्राइमरी में छोटी क्लासेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें टीचर देखो, मैं ये नहीं कहती कि सारे सरकारी टीचर एक से हैं या सारे प्राइवेट एक से हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भाई सब जगह एक सा है। अगर टीचर अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश भी कर रहा है ना, तो भी जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना अपने स्कूल में, अगर प्राइवेट में करती थी जब पढ़ाया भी 1.5-2 साल, तो मतलब वहाँ के बच्चे, वहाँ का स्टाफ, अभी तक भी मेरी फ़ोटो लगी हुई है उन स्कूलों में कि हाँ सुनीता मैम थी एक। तो भाई वो चीज़ एक अलग होती है। और यहाँ पे तो आप अपनी योग्यताओं का पूरा प्रदर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कभी कहीं भेज दिया, कभी कहीं कर दिया, कभी कहीं अटका दिया, कभी कोई काम दे दिए, बच्चे हो गए बेकार। ये होता है। तो माहौल के पैसे दिए जा रहे हैं, वरना मेरे सिर में वो पड़ा हुआ है कि मतलब मैं इतने हज़ारों रुपए फीस में फूक रही हूँ और मैं खुद पढ़ाती हूँ। मैं अपने बच्चे खुद ही ना पढ़ा लेती 5वीं तक, लेकिन पता है ना कि यहाँ पीरियड ही नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ कोर्स, अब तो खैर कोर्स हमारे यहाँ सरकारी में भी बदल गया, NCERT वाली किताबें लग गई, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क कोर्स में। वहाँ तीसरी का इतना सा कोर्स है जितना यहाँ प्राइवेट में बच्चा UKG में कर रहा है। तो कोई बराबरी नहीं है भाई। लेकिन हाँ ये है, इतना कर दिया आप सरकारी स्कूलों में कि अगर कोई पैसे से दिक्कत है और आदमी इस वजह से अपने बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा, लेकिन इच्छा बहुत है उसे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो अनपढ़ उसका बच्चा नहीं रहेगा। हर जगह सरकारी स्कूल है और इतने अच्छे वो हैं कि आपका बच्चा अनपढ़ तो नहीं रहेगा, कर जाएगा। अगर आपने और बच्चे ने मेहनत कर ली तो वो 5वीं भी करेगा, 8वीं भी करेगा बिल्कुल फ्री, और 8वीं के बाद फिर कहीं भी जाए, इंटर कॉलेज में, वहाँ भी एडमिशन हो जाएगा उसका। तो पढ़ाई तो है फ्री, लेकिन ये है कि भाई कह दो कि सरकारी और प्राइवेट एक से हैं, चाह कर भी नहीं हो सकते। जैसे वही वाली बात कि आदमी और औरत एक हैं, भैया नहीं है, एक बिल्कुल अलग अलग हैं, चाह के भी बराबरी नहीं हो सकती उनकी। तो ये है, ये सवाल मेरे से लगभग 3 सालों से पूछा जाता है, और मैं देखती हूँ FB पे जब ये चीज़ें होती, बड़ी ट्रोलिंग सी होती है, निगेटिव उसमें लेते हैं, लेकिन कोई एज अ टीचर पूछेगा ना तो भैया बहुत दर्द है टीचर के मन में, बहुत मतलब दुख होता है कि हम चाह के भी वो चीज़ नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होके भी। जो गली में कई जगह तो इंटर पास ग्रेजुएट लड़कियां, उनको कोई आइडिया नहीं है पढ़ाने की टेक्निक का, लेकिन वो पढ़ा रही हैं और वहाँ भेज रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं। तो भाई उसका कुछ हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा घेरा है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, मेरे घर पे कुछ लोग रेंट पर रहते हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन मैंने उनकी बेटी को कहा चलो अपना बैग लेके आओ, वो 3rd क्लास में है, उनकी कॉपी में कोई वर्क नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। उस लड़की ने बोला टीचर काम नहीं देती। घर का उसकी माँ ने भी बताया कि कोई पढ़ाई नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल में, क्या ये सच है? तो मैंने बता दिया भाई क्या है गवर्नमेंट स्कूल का हिसाब किताब। हर जगह एक से नहीं है, लेकिन हर जगह टीचर की गलती है ऐसा भी नहीं है, और सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, हर तरीके का इंसान है। नेक्स्ट, दीदी आपने कहा कि जो चाहिए वह मिल जाता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, मैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। भाई वही है, अब हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, जो भी है, ये वाली चीज़ ना बहुत बार डिस्कस इसीलिए हो चुकी। हस्बैंड ड्रिंक नहीं कर रहे, कुछ और है ऐब उनमें, हमें टाइम नहीं दे रहे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घर का ध्यान नहीं दे रहे, कमाने नहीं जा रहे, या फिर हम कमा रहे हैं हमारी कमाई भी लेके दे रहे हैं, या फिर हम पे ध्यान नहीं दे रहे, घर वालों में अपने लगे पड़े हैं। कुल मिला के आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हस्बैंड से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हम हस्बैंड पर डिपेंड हो रहे हैं अपनी खुशी के लिए। केवल एक ये स्टेप पीछे ले लो, आपकी खुशी हस्बैंड से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से उन्हीं से जुड़ी है ऐसा नहीं है। उनसे अलग भी आप इंसान हो, उनके आने से पहले भी आप जिंदा थी, सांस ले रही थी, खुश थी। तो याद करो अपने पुराने खुद को। जो आदमी आपको इस हद तक तोड़ चुका है कि आपको खुश रहना ही भूल गई आप, थोड़ा सा आप उससे अलग आप क्या थी उसको याद करो, अपनी पर्सनैलिटी को, वापस आओ लाइफ में, उनके बिना खुश रहना सीखो। अकेले, बच्चों के साथ, किसी भी और चीज़ में सोच के देखो कि अगर इनके बारे में मैं ना सोचूं तो बाकी चीज़ें क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इसीलिए बस एक आदमी अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा, भले वो पति है, तो आपकी पूरी लाइफ ही ख़त्म होने लगती है। मत करो ये चीज़।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ, भाई भाभी पर रेप का चार्ज लगाया था, तब से कोई मतलब नहीं है, इन लॉज भी नहीं है, बात करते यहाँ आते हैं, जो करना होता है कर देती हूँ, चाय बना के दूध तो सिंक में डाल देती है, नहीं पीती, प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है, कभी नहीं पूछा, मुझे ही गलत ठहराते हैं, एक बेटा है, खिलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए ले जाती हूँ, बोलती है मेरे पास आने के लिए मना करती है, बट ऐसा नहीं है, बहुत टोंट मारती है, बोलेंगे ऐसे ही करते हैं, करते करते मर जाओगे, गाली भी देती हैं, बोलना पड़ता है तो लड़ाई हो जाती है, बहुत अपशब्दों का यूज़ करती हैं, बादों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है, बड़ों से मेरे बाप तक पहुंच जाती हैं, तब और गुस्सा आता है, घर की धमकी देती है, निकाल दूंगी। मेरे ये नहीं समझ में आता, इतना बड़ा चार्ज उनकी लड़की ने लगा दिया, आप उनके साथ रह रहे हो, आपके घर का ना कुछ सही से क्लियर हो नहीं रहा मुझे। और मैंने आपको पहले भी जब भी आपका क्वेश्चन आया मैंने यही बोला था कि भैया प्रेगनेंसी का टाइम है, आप उस पर ध्यान दे लो, जो हो रहा है आपस में सिर फोड़ हैं ये एक दूसरे के, मत पड़ो इनके चक्कर में, फ़िलहाल अभी आपकी जान अटकी हुई है, पहले उस बच्चे को और अपना सोचो, ठीक है। चाय बना के देती हो, सिंक में फेंक देती है, तो क्यों देती हो? वो ऐसे ही करते करते मर जाओगी, क्यों पड़ रही हो उनके सामने जो वो कुछ कहें? क्यों नहीं अलग रहती, क्यों अपने कमरे में नहीं सेट रहती? और जब सामने से भी निकलो ईयरफोन लगा के निकलो, जो उनकी कुछ बात ही ना पल्ले पड़े। अपने आप में रहना भी तो आना चाहिए कि भैया एक आदमी आते जाते दंश से मार रहा है तो हम क्यों पड़ रहे हैं उसके सामने, क्यों करना है हमें हर एक से डील? हम तो नहीं कर रहे, हम जा ही नहीं रहे उसके बाद कोई बात करने, कुछ भी कन्वर्सेशन में अलग जो रहो बिल्कुल। मैम मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं, फाइनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते, सेकंड बेबी चाहते हैं, उसके लिए मंथ में एक बार ही पास आते हैं, अगर मैं बोलूँ तो कहते हैं मैं पूरा दिन थक जाता हूँ। हाँ तो हो सकता है वो थक जाते हो, उसके लिए अलग चीज़ है, ट्राई करो, डॉक्टर को दिखाओ, या ये देखो कि भैया सच में वर्कलोड बढ़ गया है क्या, सच में थक जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उस कारणों की खोज करो, या आपका वो चार्म ख़त्म हो गया है या क्या है, मतलब असली रीज़न देखो ना। क्योंकि जितना मुझे पता है कि भैया आदमियों को तो कहते नहीं आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो बुढ़ापे तक भी उनको तो ये चीज़ अगर कभी भी मिलेगी वो तो हाँ 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 ही रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पत्नी के साथ रहते हुए भी उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा? उस कारण की आपको खोज करनी चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों इतनी दूरी आ रही है। नेक्स्ट, दीदी मेरी फ्रेंड को स्कूल का चार्ज मिल गया था, अब उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया, मेरे जस्ट पड़ोस में क्लोथ स्टिच कराने आती है, बट मेरे यहाँ नहीं आती, मुझे बहुत फील होता है मेरे बारे में। स्टिचिंग वाली दी से पूछती है कहाँ गई कैसे गई, बट मुझसे नहीं पूछती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया अब जो आपका हो गया दोस्ती आपकी ख़त्म हो गई, और जब वो अगर वो किसी और स्कूल में होती, आप अलग अलग होती तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाता। अब मुद्दा क्या है, एक ही स्कूल में हो, अब हो गया, उसे लेना नहीं था चार्ज, अब लेना पड़ गया, मुंह बन रहा है, बनने दो। फाइनली देखो आपको क्या चाहिए था कि आपको चार्ज ना मिले, नहीं मिला है ना। अब जिसे मिला है वो उसको क्या चाहिए था कि उसे चार्ज ना मिले, लेकिन उसको मिल गया, उसके मन का काम नहीं हुआ तो वो तो करेगी ना रिएक्ट। आप ये सोच के देखो, तो आप नॉर्मल रहो, कभी उसका गुस्सा उतरेगा बात करे, आप कर लेना बात, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी आपके मन में उसके लिए जगह है, और नहीं है तो अब वो किसी से भी पूछे कुछ करे, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। मतलब एक बात होती है कि कोई मेरे से गुस्सा है, मुझे पता है मैंने उसकी बैंड बजाई है इसीलिए गुस्सा है वो, तो मैं अब मेरे पेट में ये दर्द क्यों होएगा कि जी वो क्यों गुस्सा है, जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। अबे मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ काम करवा दिया, उसकी कहना चाहिए इंचार्जशिप कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, वरना आप ही ना ले लेती। तो उसकी बैंड बजी है मेरी वजह से, तो अब वो गुस्सा भी ना होएगा, बनता उसका हक, होने दो। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड और उनकी बहन का रिलेशन अजीब सा है, एक बार इनके परिवार में कोई मर गया तो वहाँ के लिए खाना बनाया है, ये बात अपनी दीदी से कही और फिर रात को बहुत लेट आए तो अपनी दीदी के पास फ़ोन किया, जबकि उनको पता है कि मैं सोती नहीं हूँ जब वो नहीं आ जाते। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ अजीब सा ही प्यार है, मुझे फील होता है मेरा तो बस पागल ही बना रहे हैं, प्यार लगाओ बिना कहे, कुछ अजीब सी समझ है, देखने बहन भाई की केमिस्ट्री लगती नहीं है, बहुत अजीब सी बात पूछ रही हूँ, इसलिए शब्द नहीं मिल रहे क्या लिखूँ, क्योंकि रिश्ता बहन भाई का है, मुझे ही पागल समझने लगेंगे लोग, लेकिन आपसे तो पूछ सकती हूँ, आप समझ रही हो ना दीदी मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हाँ मैं समझ रही हूँ, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, भगवान न करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ सच है तो किसी न किसी दिन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि कई बार जैसे सिबलिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर करते हैं, उनका बेस्ट फ्रेंड उनका भाई या बहन ही होता
है ना। तो वो वाइब्स मैच होती हैं इतनी ज़्यादा। तो अगर वो भाई बहन ना होते तो शायद परफेक्ट पार्टनर होते, इस हद तक उनकी वाइब्स मैच होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब पार्टनर आता है ना तो उसको वो आउटसाइडर सा फील होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना गलत हो जितना आपको लग रहा है, लेकिन भगवान ना करे हो। पर आप इतने इनसिक्योर हो मत, क्योंकि भाई सही बात है, भाई बहन का रिश्ता है, आपकी गलत फहमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इतना स्ट्रेस मत लो, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो निगाह रखना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। ननद ने भी कभी नहीं पूछा कैसे मैनेज कर रही हूँ, हम अलग रहते हैं, लेकिन अभी उसकी शादी हुई है और मुझसे बहुत लिपट रही है। फ़ोन पर सारा एक्सपीरियंस मांगने लगी है शादी के बारे में, बस अपने बारे में ही बात करती है। मुझे उसका दुख सुख का साथी बनना चाहिए क्या? कहती है कि कोई और नहीं है मेरे पास जिससे ऐसी बात कर पाऊँ, अपनी परेशानी बताऊँ, लेकिन नंद मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। कितनी बार ऐसे मौके आए तो मुझे हर्ट होता है। इसका सेल्फिश, इमेच्योर, टॉक्सिक नेचर, उससे बात करके हमेशा माइंड ख़राब सा हो जाता है, कुछ भी बोल जाती है। अगर कोई बात बिगड़ी तो मेरी, उसकी तो सास मुझसे लड़ जाएगी। देखो, एक चीज़ होती है कि आदमी नाटक कर रहा है, और एक होता है सच में उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। हो सकता है जब वो नंद थी तो वो आपको नहीं समझ पाई, लेकिन अब शादी करके जब वो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं तो वो आपका समझ रही हो पॉइंट ऑफ व्यू, और इसलिए वो आपसे सलाह ले रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली वो फंसी हुई है तो जो पॉजिटिव सी सलाह दे सको दे दो, लेकिन हमेशा याद रखना कि वो जो भी बात कर रही है वो अपनी सास के कान में निकालती रहो। ये मत सोचो कि ओ उसने तो बोला था सीक्रेट सीक्रेट तो मैं सीक्रेट रखूँगी, ऐसी तैसी में गया सीक्रेट। सीधी सी बात, जो एंड में लाइन लिखी है ना कि कुछ हो गया तो सास आपसे लड़ेगी, तो भैया अपनी सास को बताते चलो कि तुम्हारी लड़की ये कह रही है, मैंने उसे ये बता दिया। एग्जैक्ट उसको सारी पता होनी चाहिए आपकी सास को। और ऐसी सलाह देना मत जिससे वहाँ सही में कुछ बिगड़े। मना कर दो कि भाई मेरे को तो इस चीज़ में देख कुछ समझ आ नहीं रहा, बस ऐसा कुछ मत करियो जिससे ज़्यादा बिगाड़ खाता हो, नॉर्मल सा रह ले। इतना करके हो गई तीसरी, सुन लो उसकी बात, क्या पता सही भी हो जाए और आपका नंद भाभी का रिश्ता भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट, कैसे प्रूव करूं कि मैं अपने लिए काफ़ी हूं? आई डोंट शेयर माई फीलिंग्स, क्योंकि वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल कर बात ही बदल देते हैं। जब उनकी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए हमें ही ब्लेम करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अपना 100% देने के बाद भी सामने वाला कहे तुम मेरा खून चूस रही हो, तो क्या करें? सीधे कह दो तो मत चुसवाओ खून, हम पानी पी के जी लेंगे। शादी करके बारात लेके रथ पे चढ़ के जाते हैं, ले आए हमें, तो अब हम क्या करें? हमारा खर्चा कौन उठाएगा? जो राजा बन के गया था वही तो उठाएगा। तो तुम लाए थे हमें हमारे पीहर से जाके कि आओ चूसो हमारा खून, तो इसीलिए हम चूस रहे हैं। सीधे बोल दिया करो। दुनिया की इतनी सारी महिलाएं होम मेकर हैं या जॉब पे हैं, उनके पति उनके साथ रह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये स्पेशल आए हैं जो पत्नी की जिम्मेदारी उठाने में इनका खून निकल गया। लेकिन जब ये कहे ना कि खून चूस रहे हो, तो कहना खुद ही जाके बारात चढ़ के लेके आए थे मुझे खून चूसवाने के लिए अपना, तो फिर यहाँ पे फालतू की बात करो नहीं। हेलो मैम, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर के स्टडी कर रहे हैं और एक 9th में। हस्बैंड टॉक्सिक हैं, रोज़ लड़ाई करते हैं, छोटी छोटी सी बात से डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, रोती हूँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं है। प्लीज़ मैम क्या करें? भैया उन्हें थोड़ा दिन ना, कई बार ब्रेक चाहिए होता है बच्चों को, मुझे जो लगता है पर्सनली। ये दोनों भी लड़ मरती हैं ना, तो मैं इन्हें थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। एक साथ रहते रहते ना कई बार वो हो जाता है इरिटेशन लेवल, तो उनको थोड़ा सा अलग ही कर दो जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, चाहे वो साल 6 महीने के लिए करना पड़े। प्लीज़ दी वीडियो डाला करो। हाँ जी, अब आगे आ गया। मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थैंक यू। माई एज इज़ 19.5, सो मैरिज के लिए कितना अमाउंट जोड़ने का टारगेट होना चाहिए? आफ्टर माई स्पेक्स रिमूवल सर्जरी आई कैन फोकस ऑन दैट कम्प्लीटली। आई वॉन्ट टू बाय, जो मेरे पास 30K में उसमें से 10K एज अ सेविंग इन अकाउंट एंड 20K SIP करने का सोच रही हूँ। तो उसमें से ईजियली विड्रॉ नहीं करूँगी, एंड अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे तो मैं इमोशनली भी ओवर स्पेंड नहीं करूँगी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट दी, एक बार आप अपनी स्टोरी बताएं, शादी के बाद क्या प्रॉब्लम हुई आपके, लाइक आपके इन लॉज के साथ, एंड आप लोगों ने कब सोचा अपना घर अलग बनाने का? लंबी कहानी है, सब याद है, 1-2 बार शेयर भी करी है। और दूसरी चीज़, बजाय पूरी कहानी पिक्चर की तरह सुनाने बैठूंगी तो सुबह से रात हो जाएगी और मुझे बतानी नहीं है, सही बताऊं तो। ठीक है, लेकिन
बीच बीच में इन क्वेश्चंस के ज़रिए ऐसी सिचुएशन जो हुई हैं उनमें मैंने क्या किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसे ही सुनते रहो और अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहो। नेक्स्ट, सुनीता जी मुझे बताना कि गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद क्या दिक्कत आई। देखो जी, उसके बाद 3 साल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जितनी मैं सही थी ना उससे भी ज़्यादा सही हो गई, पहले से भी ज़्यादा सही। लेकिन अब जब से 45 लगा, 45 लगते ही समझो मेरी बैंड बजी हुई है। अभी कुछ भी छोले चने राजमा ये सारी चीज़ें जब भी मैं खाऊंगी मेरे को पेट में दर्द होता है, तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, खाओ, थोड़ी सी खाओ, ज़्यादा नहीं। और दूसरा वही है कि ओवर ईटिंग या फिर आप वॉक नहीं करोगे या कुछ है तो आपको थोड़ी सी डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। बट ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लो कि जो चीज़ ज़्यादा ही जोर मार रही है उसे खाना छोड़ दो, चने वने ये राजमा वाजमा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सब हजम हो जाता है। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरा सवाल है कि मेरे घर वालों की सोच कुछ अलग है। मेरे ससुराल वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, जबकि मैं सच बोलती हूँ मुझे वो झूठा देते हैं, और चाहे बाहर वाला कुछ भी बोले उसकी बात पर भरोसा करते हैं। मुझे ये बात उनकी अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे बताएं। मतलब मेरे घर वालों की सोच मेरे ससुराल वालों की मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो ससुराल वाले आपकी बात पर विश्वास नहीं करते, कुल मिला के ये है कि बाहर वालों की सब बात पर विश्वास करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहिए। और जब कहें कि कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, दही जम गया, इस तरीके के डायलॉग जब आने शुरू हो जाए ना, इरिटेट हो जाए कि बोल के नहीं कहना, जो भी बोलूँगी सुननी तो आपको बाहर वालों की है, तो जो वहाँ सुन लिया उसी पे विश्वास कर लो। आई डोंट इंटरेस्ट, है ना। तो भाई वही है, उनको एक्सप्लेनेशन दो मत, जो आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने समझने के लिए इच्छुक ही नहीं है, तो हम बोल ही नहीं रहे, तुम्हें जो समझना है समझ लो। नेक्स्ट, हाय दी, ऐसे तो हर उलझे सवालों का जवाब हर एपिसोड में मिल जाता है, थैंक यू। मेरी शादी के 15 साल हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं। ससुराल वाले हमेशा ये ताने मारते हैं कि तेरे हस्बैंड को पढ़ाया बहुत कुछ, पति मन किया तो काम किए, नहीं तो छोड़ देते हैं। शादी के 12 साल तक मेरी और मेरी बेटी का खर्चा मेरे पापा उठाए, अपनी रुपीज़ अपनी फैमिली में खर्च करते हैं, मुझे कहीं कहीं बाहर काम नहीं करने दिया। लेकिन अब मैं खर्च नहीं लेती माँ बाप से, मेरे हर डिलीवरी में मम्मी पापा को आकर हेल्प करनी पड़ी थी। अब मेरे और मेरे बच्चे का लगभग सारा खर्चा देते हैं, अपनी फैमिली को भी देते हैं, पर शायद पहले जैसा नहीं। वो मुझे सुनाते रहते हैं कि तेरे पति को पढ़ाया है, जेठानी कहती है मेरा गहना रख के पढ़ाया, और बहुत कुछ। 10-12 साल तक 30 त्योहार में उनको रुपीज़ गिफ्ट दिए जाते थे। कुल मिला के ये है कि अब पति के सामने कोई कुछ नहीं कहता, आपका खर्चा उठने लगा है, और अभी भी जब ससुराल वालों पे पहले की तरह खर्च नहीं हो रहा तो उनके पेट में हो रहा दर्द। अब पेट में दर्द हो रहा उनके, आपके नहीं। तो सुकून की ज़िंदगी जियो, दैट्स इट। अब आप सोचो, फिर वही वाली बात जो अभी टीचर वाली आई थी कि आपके वजह से अब उनको मिलने वाले पैसों में कटौती हुई है, तो वो मुंह भी ना बनाए, बनाने दो भाई, डेमोक्रेसी है, इतना तो करने दो। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 7 साल बाद मेरी मैके में भाई की शादी हुई, तो पहली बार मुझे ससुराल से बुलाया और भाई बोला चाहे पिटेगी तो तुम पिट जाना दीदी, बट मैं नहीं मानी। बट ओ भाई को मैंने बहुत कुछ किया था हर चीज़ से, मम्मी नहीं है मेरी, इतना से आप और आइडिया लगा के सकती हैं मेरे मायके की, तो मैं क्यों रिश्ता रखूं पिटने के लिए, प्लीज़ बताना। हाँ तो मत रखो, मत रखो, रिश्ते पूरी तरीके से हमारे हाथ में है, हमें किससे निभाना है किससे नहीं निभाना, इट्स कम्प्लीटली अप टू अस। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी जेठानी है, वो इन लॉज की सेवा नहीं करती पर प्रॉपर्टी कहती है कि सारी मिले, इन लॉज डिपेंडेंट ही हमारे साथ रहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकती इसमें, आपके जो इन लॉज हैं जो आपके साथ रह रहे हैं वो करेंगे। अगर उनकी बुद्धि सीधी चली तो आपको देंगे, उल्टी चली तो हो सकता है वो उस टाइम पे फिर उन्हें दे के चले जाएं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर घर वालों की अपने इन लॉज की सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक उम्मीद देखो रहती है, लेकिन जिद मत पकड़ना कि ये हमें दे के ही जाएंगे, पता नहीं उनका दिमाग एंड टाइम पर कहाँ घूम जाए। नेक्स्ट, डियर दी, आपसे पहला क्वेश्चन किया था तब आपने डिवोर्स लेने का सलाह दी थी, तब से ना जाने क्यों पर आपका वीडियो देखकर भी अपनापन नहीं लगता, क्या करूं। आई एम नॉट इन कंडीशन ऑफ टेकिंग डिवोर्स। कुछ टाइम जब दीपावली को मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी,
देयर बिहेवियर इज़ वेरी बैड। तब से वापस आना, बरबेटा का एटीट्यूड भी मुझे लेकर ख़राब हो गया है। वो दिन पर दिन ज़िद्दी होता जा रहा है। हस्बैंड मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते, कबाल बेटा को चाहते हैं केवल, और बेटा की स्टडी को लेकर भी सीरियस नहीं है। मैं उनसे कुछ शेयर करूं तो आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन लॉज भी साथ नहीं देते। 25 को MIL का बर्थडे है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? अब देखो, आपको नहीं, मेरी जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, आपको लगा कि वो पूरी तरह ठीक नहीं है, तो जितने भी लोग ये कमेंट देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इनके कमेंट पे जो मैंने एग्जैक्ट पढ़ा है वर्ड टू वर्ड ढूंढ के, प्लीज़ एक एफर्ट डाल दो इस पे ना, कमेंट करके आप इनको सजेशन देना। मैं भी देखूं कि कितने लोग इनको और क्या सजेशन देते हैं, ताकि मेरे को भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले, अगर है तो। क्योंकि जब आपके देखो घर में, रिश्ते में कोई एक चीज़ ख़राब होती है, दो चीज़ ख़राब होती हैं, तो जो एक दो सही हैं आप उन्हें बचाने के लिए रुक सकते हो। लेकिन जब चारों तरफ से, ना पति अपना, ना ससुराल अपने, ना बच्चे अपने हो रहे हैं, हर तरीके से आपकी मतलब निगेटिव ही है सब चीज़, तो आदमी क्या कहेगा जब इतना परेशान है कि भैया निकल जाओ इस शादी से, है ना? घुट घुट के मरने से तो अच्छा है। तो ये मैंने इसलिए दी थी, लेकिन अगर आपको सही नहीं लगा कोई बात नहीं, मेरे को उससे कोई वो नहीं है, गुस्सा। आपकी लाइफ है और डिवोर्स सच में कोई आसान वो नहीं होता लेना, है ना? मैं आपके पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ। आप बहुत परेशान भी होंगी, सोच भी रही होंगी कि यहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये फिक्स है कि मैं डिवोर्स तो नहीं लूँगी। तो देखो, वहाँ पर रहते हुए सारी चीज़ें एक बार में सही करने की कोशिश करोगी, कुछ नहीं होने का सही। आप ये देख लो, पहले सबसे कम चीज़ जो बिगड़ी हुई है उसको ठीक करो। सपोज करो आपके बच्चे हैं, अगर आप उनको पहले हैंडल कर सकती हो उन्हें कर लो, या घर में अगर थोड़ी स्थिति ठीक कर सकती हो वो कर लो, या पति के साथ थोड़ा पहले ठीक हो सकता है तो जो सबसे कम प्रॉब्लम आपको लग रही है ना कि सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है, कम से कम उससे शुरुआत करो। अगर ये मन बना लिया कि नहीं डिवोर्स तो मैं नहीं लूँगी, तो फिर वहीं रहो, आप उसे ठीक करने की कोशिश करो फिर, ठीक है? बाकी आप लोग इस पर कमेंट करके अपनी अपनी जो भी आपको लगे कि इस समस्या का हल हो सकता है ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट। मैम, मेरे 2 बॉयज़ हैं, मेरी देवरानी को 3 गर्ल हुई और मेरे हस्बैंड गर्ल को अडॉप्ट करने की कह रहे हैं, बट मैं पढ़ी लिखी तो मैं जॉब करने की सोच रही हूँ मेरे पैशन के चलते, बट फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी देवरानी का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ख़राब रहा है, तो हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है। मुझे गर्ल को अडॉप्ट करना चाहिए? नहीं मैम, ज़रूर बताना प्लीज़। क्या ज़रूरत है, ये वही ज़िद है ना, बेटे हैं तो बेटी चाहिए, बेटी हैं तो बेटा चाहिए। मानती हूँ परिवार के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ज़िद पकड़ना, भगवान ने अगर बेटे दिए हैं सोच के दिए होंगे, भगवान ने अगर बेटियां दी हैं सोच के दी होंगी। तो अगर आपका मन है कि नहीं जी मेरे को तो बेटी चाहिए ही, तो ले लो, अडॉप्ट कर लो। बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग रहा है कि बेटी होनी ही चाहिए तो कर लो, फिर उसमें मना करने वाली मैं कौन। लेकिन अगर वो पूछो कि होनी ही चाहिए, तो होनी ही चाहिए वाली कोई बात नहीं है, अपनी इच्छा है आपकी। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 4 साल हो गए, पति स्टार्टिंग से ही शक करते हैं, जब भी हमारी लड़ाई होती है तो बोलते हैं तलाक ले ले, अभी मुझसे भी सहन नहीं होता, मैं थोड़ा बीमार रहती हूँ। उस पर ही बोलते हैं तो हमेशा बीमार ही रहेगी। हस्बैंड बाहर रहते हैं, अब भी बोल रहे हैं तलाक ले ले, अब क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई। आपको अगर तलाक नहीं लेना तो उन्हें गीत गाने दो, क्यों लेना है तलाक? अगर हमें नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे, हमारी भी तो मर्ज़ी होनी चाहिए। और दूसरा जो ये है ना कि बीमार रहती हूँ, सही से अपना ध्यान रखो, मजबूत बनो, सही रहोगी, जिंदा दिल रहोगी, खुद अपने आप से प्यार करोगी, जब भी तो कोई दूसरा तुमसे प्यार करेगा। हम चाहते हैं, अभी ये चीज़ काफ़ी लोगों को शायद खटके, लेकिन हम चाहते हैं कि पति हमें प्यार करे, हमारा ध्यान रखे, हमारी केयर करे, हम पे प्यार लुटाए। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि हम प्यार करने लायक बचे भी हैं अब, या हम लगे पड़े हैं बस काम करने में, किलसने में। जब भी हमारे सामने वो आ रहे हैं, शायद हमारे पास शिकायतों का भंडार होता है या कुछ और है ना? अभी मैं अपने बच्चों से पिछले 2-4 दिन पहले बात हो रही थी कि ना, मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा यार तुम्हारे पास कुछ बड़ी ऐसी बातें नहीं होती मेरे को बताने के लिए, और तुमसे ज़्यादा बातें मेरे स्टूडेंट्स के पास होती हैं। मैंने कहा उनके पास 5 मिनट अगर मैं उनकी किताब से अलग हट जाऊँ कि अरे और बताओ क्या हाल है, मैंने कहा उनके पास ना कहानियाँ होती हैं, इतनी बढ़िया, मज़ा आता है सुन के। मतलब तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं बताने के लिए। कहती मम्मी आप बैठते नहीं, अब बैठोगे तो बताएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं जब बैठती हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर थी इसमें। मैंने कहा जब मैं बैठती हूँ ना कि चलो बात करते हैं, मैंने कहा या तो तुम्हारे पास कुछ कंप्लेंट्स होती हैं,
कि मेरे ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा वो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, या तो ये वाली बातें होती हैं। या फिर होती है फरमाइशें कि मेरे को ये मंगा दो, मेरे को वो मंगा दो, मेरे को वो मंगा दो। मैंने कहा तुम ध्यान देना, पिछले कितनी बार में तुमने मुझे अपनी क्लास की कोई कहानी सुनाई हो या कोई बढ़िया सी बात बताई हो जिसे सुन के तुम भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूँ। मैंने कहा हमेशा मैं ही बताती हूँ कुछ ना कुछ हंसने की बात, और हम हंसते हैं। फिर वो दोनों सोच रही हैं कि नहीं ये वो, तो उन्हें सच में रियलाइज़ हुआ कि बहुत दिनों से ऐसी कोई बात होती ही नहीं जो बच्चे बताएं और हम खुश हो जाएं। तो मे भी वो भी एक चीज़ है कि बड़ी हो गई, एक 5 साल का बच्चा जो आपको हंसा सकता है वो नहीं हंसाएगा। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपकी कहानी में ये वाली कहानी कैसे मेरे को लग रही है जुड़ी हुई, कि हो सकता है जितनी भी पत्नियां ये परेशान हैं कि हमारे पति हम पे ध्यान नहीं देते एंड ऑल दैट, क्या आप खुद से प्यार करती हैं, आप खुद पे ध्यान दे रही हैं, आप हैं इतनी इर्रेजिस्टेबल कि आपको देख के कोई आपको प्यार किए बिना रह ही ना पाए। और वो तब होगा जब आप खुद को बड़ा प्यार करती होंगी, है ना। हम हैं ही इतने अच्छे कि हमसे कोई प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता। तो इस ऐसी जब बन जाओगी तो पति भी तो वैसे ही है, पति भी नहीं रह पाएंगे फिर आपके बिना। एक कॉन्फिडेंट सी लेडी है, वो अपने आप में मस्त रहती है, अगर उसको कोई परेशानी भी है वो अपने आप हैंडल कर रही है, औरों की भी मदद कर रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। अगर ऐसी पत्नी होगी तो कौन पति, या तो ऐसा पति फिर पीछे हटेगा जो खुद कुछ नहीं है, इन्फीरियरिटी में मर जाएगा कि अरे मेरी पत्नी तो इतनी बढ़िया है, तब वो तमाशे करेगा। नहीं तो नॉर्मल में अगर पति कहीं ना कहीं हमारे बराबर के ही हैं और हम भी इतने मतलब गुणी से लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ खुद ढंग से जी सकते हैं, तो क्यों नहीं प्यार करेगा वो, है ना। कई बार होता है मैं देखने में भी अच्छी हूँ जी, मैं कमाती भी हूँ, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। पति क्या फील कर रहा है आपको देख के, आप कभी ये सोचे करो कि अगर आप उनकी जगह होती और वो आपको देख रहे होते तो कैसे आपको लगता अपने आप को देख के कि वाह क्या बात है मेरी बीवी की, कितनी बढ़िया है, ऐसा कुछ फील आता। यही कि यार कितनी बढ़िया इंसान है, कितने मस्त इंसान है यार ये, ऐसा कुछ है तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस होंगे। आप उनकी कहना चाहिए पत्नी हैं, उनके जीवन संगिनी हैं। कौन खुश नहीं होगा अगर उसकी जीवन संगिनी इतनी अच्छी होगी, तो क्यों नहीं वो प्यार करेगा। और अगर आप बिल्कुल इतनी ऐसी हैं जैसे मैं बता रही हूँ और फिर भी अगर आपके पति नहीं कर रहे, तो समझ जाओ कि वो खुद इन्फीरियोरिटी से जूझ रहे हैं, तब आपको उन पर तरस आएगा, गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों कंडीशन कि भाई उनकी आप पॉइंट समझ रही हो कि भैया ये मेरे लेवल तक कभी नहीं आ सकते, इनकी ईगो हर्ट हुई हुई है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो एक मोटी सी ना, ये हर पति पत्नी के रिलेशन पे ये बात अप्लाई होती है कि प्यार वो तो कर लेंगे, पहले खुद तो करो, अपने आप को बनो तो इस लायक कि कोई प्यार करे। एक रोंदू सा या हर टाइम कंप्लेंट करने वाला अगर इंसान आपके सामने आएगा, आप उस पर कब तक दया खाओगे, कब तक तरस खाओगे, कब तक उसे प्यार कर पाओगे। कितना भी करते होगे एक दिन कहोगे यार इसका तो यही चालू रहता है। तो कहीं हम ऐसे तो नहीं बनते जा रहे कि मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात क्यों नहीं समझते, मेरी बात क्यों नहीं समझते। ये करते करते हम इतने इरिटेटिंग तो नहीं हो गए कि अगला सुनने कोई राजी नहीं, उसका मन ही नहीं कर रहा हमारी तरफ देखने का, घर में घुसने का, कि घर में जाते ही फिर चालू हो जाएगी। उस कंडीशन में तो नहीं हम पहुंच गए। एक बार पलट के ये ज़रूर देख लेना, जितने भी लोगों को लगता है कि मैं परेशान हूँ अपने रिलेशन को लेके। नेक्स्ट दी, मैं भी अर्न करना चाहती हूँ पर समझ नहीं आता क्या करूँ, ससुराल वाले करने नहीं देते, प्लीज़ कुछ बताएं। देखो जी, ससुराल वाले तो करने देंगे ही नहीं अगर उन्हें अपनी मर्जी से कहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि हम तो लाए कमाने के लिए थे, कुछ ऐसे हैं कि भैया कमाने निकल गई तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो ये ससुराल वाले कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल सेकेंडरी ऑप्शन है। अपना देखो कि आपको क्या आता है, करना क्या है एग्जैक्टली, कौन सी जॉब करनी है, और फिर करना शुरू कर दो। किसी का मुंह बने कुछ बने वो बाद की बात होती है, पहले स्टेप लेना पड़ता है। वो परमिशन देंगे, आप जब तक लगातार मांगोगी तो पहले ये तो डिसाइड कर लो नौकरी करनी कहाँ है। जब वो कर लें तब फिर आप बताना कि भाई मुझे ये काम करना है, जब तक मान ना जाए फिर बच्चे की तरह कहते रहना। नेक्स्ट, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। मेरे पति ने कभी मेरे साथ नहीं दिया, ना मैंने प्रेगनेंसी टाइम पर कुछ कभी बीमारी में कुछ कहती हूँ तो बहुत लड़ाई करते हैं। कई साल हो गए बात भी नहीं करते, ना खर्चा देते हैं ना ही कमाने देते हैं, फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, अपने माँ बाप की बातों में आते रहते हैं। मैं अपने बच्चों की वजह से साथ हूँ बस, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कैसे लाइफ है मेरी, क्या करूँ समझ में नहीं आता। कोई अच्छा नहीं है, ना सास ससुर ना पति, पति सिर्फ नाम के हैं। देखो, जहाँ 20 साल काट दिए बहन और थोड़े से
काट लो। जो पति सुख नहीं दे पाए, आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपके घर गृहस्थी जमाने में और आपको सम्मान देने में वो कसर पूरी कर देंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं। अपने बच्चों में मेहनत कर लो, उनके साथ अपना बॉन्ड अच्छा रखो और हो जाएगी। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ लो, मुश्किल टाइम आपका निकल गया, अब अच्छा ही समय आएगा। नेक्स्ट, मेरी बड़ी सास बोलती है कि मेरे बेटे से बात ना किया कर, जबकि वो खुद ही बोलता है मजाक करना, तंग करना। मैंने बोला कि मैं नहीं बोलती अपने आपके बेटे से, तो मना कर दो ना कि ना बोले, तो बोलती है तू ही ना बोला कर उसे। मैंने बोला कि मुझसे बात ना किया करो तो बोलता है क्यों ना करूं, तुम ही तो एक भाभी हो और उनको बोलने दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो गलत रहेगा उसको गलत बोलूँगा। उसकी माँ मुझे मारना चढ़ी थी बिना मेरी गलती के, गलतफहमी में तो उसने ही रोका। अब बोलती है मेरे बेटे को सिखा दिया। मैं बोली ना बोली तो कुछ और भी जोड़ देगी। बोलता है मैं हूँ ना, तुम मेरी बड़ी बहन के जैसी हो, तुम्हारा भाई अगर तुम सही रही तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, क्या करूँ। भैया बेकार की बात है। उससे अगर उसकी माँ नहीं भी कह रही होती हो ना, थोड़ा लिमिट में ही रखना चाहिए। ये ज़्यादा कि ये वो जिस दिन तक उसकी शादी नहीं हो रही ना, जब तक ये सब दिख रहा है, फिर भूल जाएगा बेफालतू की। उसके चक्कर में मतलब कुल मिला के अपने घर में अपनी लाइफ में कोई बीज बोने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड रहो। बोल रहा है बस इतना करके छोड़ दो, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ना उससे यूँ कहो मुझसे बात मत कर, ना उससे यूँ कहो मुझसे बात कर। वो बोले जा रहा है ये वो, तुम हाँ बस इतना करो ना। क्यों इतना ओवर रिस्पॉन्स दे रही हो जो उसको लगे कि हाँ भाई रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्मल भी तो दिया जाता है, वैसा दो। अपने आप उसे लगेगा भाई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इनसे बात करके, एंटरटेनमेंट नहीं आ रहा, छोड़ देगा। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, 20 दिन पहले मैसेज किया था, सास बीमार है वो एक्सपायर हो गई कि देवर कुंवारा है तो सब रिश्तेदार एक साथ होने का दबाव बना रहे हैं। कहते हैं ये तो करना पड़ेगा। चिता जला के ससुर ने मेरे से झगड़ा किया, कहा कि मैंने ही मारा है सास को। बुआ सास और नंद ने तो मुझे मारने बोला। नाचने आ गई, नोचने आ गई, सब ने बहुत गंदा बोला मुझे। मैंने चुप रहकर सुन लिया। मेरे ससुर को मैं एक अंग भी नहीं भाती, आँख होगा अंग नहीं। पता है जल्दी ही हमें अलग कर देगा, सिर्फ एक नौकरानी बनने के लिए, दोबारा मारपीट करने, मुझे तोड़ने के लिए। सब मेरा मन नहीं है पर करना पड़ेगा क्योंकि इनके घर में रहती हूँ, कहीं नहीं जा सकती, कोई ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड कहते हैं करना तो पड़ेगा और कौन करेगा, किसी से कुछ भी नहीं कहते। ससुर रिटायर फौजी हैं, बहुत ही घटिया सोच के लोग हैं। मैं तो फंस गई हूँ। देखो अगर आपके हस्बैंड इस चीज़ में मान रहे हैं कि गलती उनकी है ना, और आपके वो इमोशनली साथ हैं, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि घर में औरत नहीं है तो घर नहीं संभलेगा। आदमियों के भी ना दो ही हाथ होते हैं, बोलो उतना ही दिमाग होता है। 4 सब्जी काट के नमक मिर्च धनिया तेल वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि मान लो जो इतना, जैसा आप बता रही हो, इतना लंबा चौड़ा सीन हो गया तो कोई भी समझदार पति अपनी पत्नी को फिर उन लोगों के साथ दोबारा रहने के लिए, रसोई साझा करने के लिए नहीं कहेगा। आपको तो वैसे भी खतरा है। और दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के साथ इस हद तक बात खराब हो गई है, अब उनके लिए किस मुंह से हम खाना बनाएं, किस मुंह से उनके लिए मन करेगा कि उनके कपड़े धोएं, उनका घर संभालें। तो अगर हो सकता है कि आप क्लियर कट मना कर दो, भैया संभल जाते हैं सबके घर, ऐसा कुछ नहीं है। आप देवर अभी तो कुंवारा है, जब दिखेगा रोटी नहीं बन रही है, परेशानी हो रही है, खुद बनानी पड़ रही है, जो वो नंद बुआ सास आपको नोचने खड़ी थी, एक महीना वो लगा जाए, वो रह जाए। और नहीं तो जब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल रसोई संभालने वाला कोई नहीं है, तो खड़ी चोट पे शादियां भी होती हैं। देवर की शादी करें। नॉर्मल होता तो मैं यही कहती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पुरानी बातें छोड़ो, लेकिन अभी आपकी सास की मरने में ही ये सब कुछ हुआ है तो भैया कैसे रहोगे। मुझे तो लगता नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आपके हस्बैंड को भी सोचना चाहिए, जो ये कह रहे हैं ना करना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खाना ही तो है, इतना लंबा चौड़ा काम थोड़ा ही है। जिसके पेट में भूख लगती है अपने आप बना लेता है। कपड़े अब वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, कोई घर का संभालना इतना बड़ा वो नहीं है। हाँ ये कि हर चीज़ रोज़ उठा के रोज़ पूछ रही है एकदम बिल्कुल, आज पहने कल धुल गए, नहीं होगा इतना परफेक्शन, लेकिन सर्वाइवल सब कर लेते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है, अगर चल सकता है काम तो भैया सीधे कह दो, आगे पंगे और बढ़ेंगे ही, कम नहीं होने के। भलाई आपको फिर भी नहीं मिलने की, वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए नौकरानी बना के ले जा रहे हैं। जब नहीं जाओगी अपने आप देवर की शादी हो जाएगी, आ जाएगी, बहू संभाल लेगी। बुराई फिर भी मिल रही है आपको, तब भी मिलेगी। क्या लेने जा रहे हैं वो।
बाकी देख लो आपके और आपके हस्बैंड की क्या बनती है बात, कितनी ट्यूनिंग है, मतलब आपसे वो कितना अटैच है, इस हद तक आपका साथ देंगे नहीं देंगे, सारी कहानी यहाँ पे आके टिकेगी। अगर वो टूट गए कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप कहीं ना कहीं झुकोगी कि भैया अब तो जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अपना ध्यान रखना। चलो अभी इसमें मुझे जो ध्यान आ रहा है लगभग 7 या 8 क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे, ऐसे 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 करते रहो, वो छोड़े हैं। उसके लिए मैं सोच रही हूँ फिर पार्ट 2 अलग से बना दूँगी, लाइन से नहीं छोड़े, जो बड़े बड़े थे वो छोड़े, पार्ट 2 शूट कर लूँगी। वो मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। अभी ये वाला यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना अपने थॉट्स, कि आपको कौन सा किसी क्वेश्चन का जवाब अच्छा लगा हो, या फिर आपको किसी क्वेश्चन का और जवाब देना हो, अपने कमेंट ज़रूर टाइप करना, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको मिल जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।